जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर में। लास्ट टॉपिक में जो हमने देखा था कि सर इनकॉर्पोरेशन के बेस पे होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, उसमें एक रह गया था एसोसिएट कंपनी। तो आज हम अपने एसोसिएट कंपनी को ही पूरा करने जा रहे हैं। तो सर एसोसिएट कंपनी क्या है? अगर हम इसका जनरल मीनिंग निकालें तो एसोसिएट मतलब होता है साथी, मतलब इसका कोई साथी कंपनी। तो लेकिन सर सब्सिडरी कंपनी तो उसका साथ ही था ना। लेकिन सर सब्सिडरी कंपनी में बात अलग थी। वहाँ पे क्या था कि कंट्रोल, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे उसका था, किसी और कंपनी का। वोटिंग राइट मोर देन 50% किसी और कंपनी के पास होती है सब्सिडरी कंपनी में। लेकिन एसोसिएट कंपनी में ऐसा नहीं है। तो हम देख लेते हैं सर, एसोसिएट कंपनी है तो साथ ही, लेकिन चेंजेस है, कुछ चीज़ें अलग है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट influences but which is not a subsidiary company of the company of which has such influence and includes a joint venture। influence मतलब क्या होता है? दबाव। मतलब जिसका दबाव चले किसी के ऊपर ना, वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हम लोग क्या होता है फैमिली में, किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं? मदर फादर के इन्फ्लुएंस में, बड़े भाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं, उनकी ज़्यादा चलती है। ऐसे ही ऐसी कंपनी जिस कंपनी पर किसी और की चलती है, किसी और का दबाव है, किसी और का डिसीजन उस पर चलता है, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है। मतलब ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी में फॉल नहीं हो रही है, बट फिर भी उस पर जो दबाव है, उस पर जो राइट है, उस पर जो किसी की चलती है, वो किसी और की चलती है, किसी और कंपनी की चलती है, तो वो ही है ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, बट फिर भी किसी और कंपनी के दबाव में, किसी और कंपनी के उसके ऊपर चलती है। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। अब लेकिन कैसे पता चलेगा सर कि उसका इन्फ्लुएंस है? क्योंकि उसमें तो पता चलता था सब्सिडरी कंपनी के केस में इन्फ्लुएंस है किसी कंपनी का। कैसे? कि सर मोर देन हाफ डायरेक्टर कोई और अपॉइंट कर रहा है तो दबाव है, इन्फ्लुएंस है। जो मोर देन 50% वोटिंग राइट किसी और कंपनी का इन्फ्लुएंसेज है। बट इसमें क्या है सर, इसकी भी पहचान बताइए। तो द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है? कैसे पहचान होगी कितना दबाव है इस बंदे का, इस कंपनी का इस कंपनी के ऊपर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब 100% में से कम 20% वोटिंग पावर अगर आपके पास है, अगर किसी कंपनी का 20% वोटिंग पावर अगर आपके पास है, तो आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा उस कंपनी के ऊपर। तो अगर आपकी कंपनी क्या किसी और कंपनी में 20 कम से कम 20% वोटिंग पावर है, तो आपकी कंपनी उस कंपनी की क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी। और वो कंपनी आपकी कंपनी की एसोसिएट हो जाएगी। वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, बिजनेस डिसीजन अंडर एन अरेंजमेंट। तो वही है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब कि 20% वोटिंग पावर किसी और कंपनी के पास है, फिर उस कंपनी का ये वाली कंपनी बन जाएगी एसोसिएट कंपनी। बी, सर उसमें जॉइंट वेंचर भी आ रहा है। हाँ, जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर में कुछ लोग मिलके जॉइंटली कोई काम करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे और ऐसे ऐसे अपनी प्रॉफिट का बंटवारा कर लेंगे। तो इसको भी कवर किया गया। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स ए जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट। पार्टी जितनी भी है सारी जॉइंट होके काम कर रही है, जितने भी असेट उसमें जॉइंट सबका पावर है, जॉइंट मतलब सबको मिला के एक राइट है। दस ए कंपनी विल बी ट्रीटेड और टेकन एज एसोसिएट कंपनी एंड नॉट अ सब्सिडरी कंपनी इफ इट होल्ड 20% और मोर बट लेस देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। 50% से कम और 20% से ज़्यादा तो ही एसोसिएट कंपनी है। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा हो गया ना, तो फिर वो एसोसिएट कंपनी नहीं है, फिर तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, या मतलब होल्डिंग कंपनी बन जाएगी सामने वाले की। अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी में 20% से ज़्यादा और 50% से कम होल्ड कर रही है, तो वो कंपनी आपकी एसोसिएटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्ड करती है, तो आप उसके होल्डिंग बन जाएंगे और वो आपकी सब्सिडरी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ कंपनी ए होल्ड्स 23% शेयर ऑफ कंपनी बी, अगर एक कंपनी ए है जो कंपनी बी में 23% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करती है, देन कंपनी बी इज एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी ए। तो कंपनी बी कहलाएगी कंपनी ए की एसोसिएट कंपनी, ना कि सब्सिडरी कंपनी। तो सर सब्सिडरी कंपनी के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? 50%।
चलें आगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और इंस्टा पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। अब चलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नाम से वैसे अगर मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करूं तो ऐसा तो लग रहा है सरकारी कंपनी है। तो सर सरकार हमारे यहाँ कितने टाइप के सरकार हैं? दो तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या ये स्टेट गवर्नमेंट में जो कंपनी होती है या स्टेट गवर्नमेंट जो कंपनी बनाती है वो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी? बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंपनी बनाती है? बिल्कुल। या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी है उसमें 50% से ज़्यादा अगर इन लोगों ने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर ले रखा है या वोटिंग पावर है या फिर राइट है तो भी वो कंपनी गवर्नमेंट कहलाएगी? तो ये भी तो आपने बताया कि 50% से ज़्यादा होती है तो फिर होल्डिंग कंपनी वाला कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं सारे सवालों से ये टॉपिक बना है। चेक कर लेते हैं। According to Section 245 of the Indian Companies Act 2013, any company in which not less than 51%, 51% से कम नहीं, मतलब कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल। ऐसी कंपनी जिसमें 51% का पेड अप कैपिटल, शेयर कैपिटल अगर होल्ड किया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सही है। पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल का क्या होता है दोस्तों? मान लो कि अगर 1 करोड़ का शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है ना, उसमें कंपनी को अभी ज़रूरत पड़ी है शेयर होल्डर से सिर्फ 90 लाख लेने की, तो 90 लाख क्या कहलाएगा? ये 90 लाख है पेड अप कैपिटल। 90 लाख क्या है? पेड अप कैपिटल। और ये 1 करोड़ क्या है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो 90 लाख का 51%, ना कि 1 करोड़ का, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया? पेड अप शेयर कैपिटल, जितना पेड कर दिया गया शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। तो उसका अगर 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 90 लाख का 51% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, उसके पास है, तो मतलब उसके पास शेयर हैं इतने, तो वो क्या वो कंपनी कौन सी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने रखी है या गवर्नमेंट ने, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय द वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20%, स्टेट गवर्नमेंट ने 30%, किसी और स्टेट ने 5%, सब मिला के देखेंगे। एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। और अगर ऐसी कंपनीज की अगर कोई सब्सिडरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो अब सर कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंटरप्राइजेस, एंड एंटरप्राइजेस बिजनेस को ही कहते हैं, ठीक है ना। अंडरटेकिंग इसलिए यूज हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने अपने राइट्स रखे हैं इस पे। इन इंडिया आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो सर ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी होती है? अब जैसे इंडियन ऑयल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है ना। बहुत सारे हैं, जैसे भेल है, गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, है ना। तो ये सारे के सारे ONGC है, तो ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये सब गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। सेकंड, ए सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वुड ऑल्सो बी कैटेगराइज एट गवर्नमेंट कंपनी। अगर सब्सिडरी कंपनी है किसी गवर्नमेंट कंपनी की, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। वही बात यहाँ लिखी गई है। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, वही सारी चीज़ें। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द, भाई वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट है कि हाफ से ज़्यादा वोटिंग राइट जिसके पास है, किसके पास? गवर्नमेंट के पास है, तो वो ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। फिर उसकी सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। नाउ थर्ड, म्यूनिसिपल एंड अदर लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो समझ में आया था, उसके बाद और कौन सी गवर्नमेंट होती है? तीसरी गवर्नमेंट और भी तो है, म्यूनिसिपल एंड अदर लोकल अथॉरिटीज़ और स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे निगम पार्षद और बोलते हैं, निगम परिषद और बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन विच आर द गवर्नमेंट बॉडीज, ये भी तो गवर्नमेंट बॉडीज ही हैं। होल्डिंग द शेयर्स आर नॉट टू बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉर दिस पर्पस। मतलब ये लोग अगर होल्ड करते हैं ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो अदर्स, ये अगर शेयर होल्ड करते हैं तो इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ सिर्फ किसको कवर किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। नाउ एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अब जो मैंने बताया था, जैसे इंडियन ऑयल बताया, ONGC बताया, ऐसे यहाँ पे इन्होंने बताया, गेल बताया था मैंने, गैस अथॉरिटी, ऐसे ही सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट कंपनी के टाइप्स हैं। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी के एनुअल रिपोर्ट क्या होती हैं? फर्स्ट, एनुअल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट। ऐसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज का जो एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन वाले भी होते हैं, वहाँ परफॉर्मेंस भी तो दिखानी है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेंबर है गवर्नमेंट कंपनी की, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी क्या काम कर रही है, तो इस पे वो प्रिपेयर करते हैं इसके एनुअल रिपोर्ट को, प्रिपेयर्ड विद इन 3 months ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर विच द कमेंट्स गिवन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड द ऑडिट रिपोर्ट इज प्लेस्ड अंडर द प्रोविजन। मतलब सर गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट कोई नॉर्मल सीए नहीं करता है, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता, उसके लिए एक अथॉरिटी है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग ऑडिट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है इनसे ऑडिट कराए एनुअल जनरल मीटिंग के 3 महीने के अंदर अंदर, और फिर प्रिपेयर करे। बी, आफ्टर प्रिपरेशन रिपोर्ट लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जब प्रिपेयर हो जाए एनुअल रिपोर्ट तो आप कहाँ, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा में राज्यसभा में पेश करेंगे, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट के साथ। क्योंकि CAG जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपने रिमार्क्स डालती है ऑडिट रिपोर्ट में कि भाई ये कंपनी ये काम कर रही है, इसके ये लॉसेज हैं, इसके करने से ऐसा गलत हो रहा है, इस कंपनी में ये मैनेजमेंट खराब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड कमेंट्स अपॉन ऑन सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट मेड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो ऑडिटर जो लोकसभा और राज्यसभा में ऑडिट रिपोर्ट के साथ सबमिट किया जाता है ऐसी कंपनी की परफॉर्मेंस, और उनके कमेंट्स भी पढ़े जाते हैं जो ऑडिटर्स ने दिए हैं। Now, where in addition to the central government, the any state government is also member of a government company, अगर कोई state government भी member है government company के, the state government shall submit a copy of the annual report prepared and laid before the houses और both houses of the state legislature, मतलब विधानसभा, state legislature मतलब विधानसभा, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो वो लोग भी क्या करेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हाउसेज में कर रही है, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत हाउसेज में करेगी, अपनी विधानसभा में करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा में करती है, राज्यसभा में करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी विधानसभा में करेगी, लोकसभा में नहीं जाएगी। इन केस वेयर ओनली स्टेट गवर्नमेंट और एवरी स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ अ मेंबर shall cause the above documents to be prepared with a specified time and laid before the houses or both houses of state legislature। अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही है किसी कंपनी में, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, तो वो अपने ऑडिट कराए, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे, एनुअल रिपोर्ट तैयार करे, ऑडिट रिपोर्ट के साथ अपने विधानसभा में पेश करे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। नाउ द provision of both section 394 395 shall so far as may be applied to a government company in liquidation as they apply to another company। जब लिक्विडेशन की बात आएगी, कंपनी को बंद करने की बात आएगी, तो जैसे दूसरे कंपनी के लिए जो लॉ बनाए गए वही गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिट रिपोर्ट्स की। ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट कैसे करें और ये ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती है, ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और समझने की कोशिश करेंगे कि सर ये ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट ज़रूरी है क्या, और करना है तो फिर कैसे करना है, कब तक के लिए होता है, कब तक इनसे ऑडिट रिपोर्ट हमें मिल जानी चाहिए, लेने के बाद करेंगे क्या। तो बहुत सारे सवाल का जवाब हम इस टॉपिक में खोजेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।